हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम 10th क्लास के 2020 बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करने हैं नोटबुक और पेन लेकर। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 सोल्व कर लेते हैं। इन फिगर एंगल D इक्वल्स टू एंगल E। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है। तो यहां पे गिवन है एंड AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, प्रूव दैट BAC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो ये गिवन है। तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC गिवन है। इसका मतलब है कि जो DE है वो AB और AC को सेम रेशियो में कट कर रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि जो DE है वो पैरेलल टू BC होगा, ठीक है। DE इज पैरेलल टू BC। अब ये दोनों साइड्स पैरेलल आ गई है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, राइट। तो हमारा जो एंगल D है वही एंगल B होगा थीटा, और जो एंगल E है वही हमारा एंगल C होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी इन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी AB है और AC है वो दोनों भी इक्वल होंगी, क्योंकि अगर ABC ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि साइड्स AB इक्वल्स टू AC, और AB इक्वल्स टू AC मीन्स अगर दो साइड कभी भी इक्वल हो जाए ट्राइंगल में तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर लेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। चलिए देखते हैं। If sin theta plus cos theta equals to √3, then prove that tan theta plus cos theta equals to 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें LHS लेके चलेंगे और 1 लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो LHS क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। इनको थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं। sin थीटा क्या होता है? tan थीटा हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस cos थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। इतना तो आप सबने पढ़ा ही होगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। एलसीएम, अब कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा की हम साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बीच में प्लस है, साइन थीटा डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा बचेगा। अब कोस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा में तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम 1 लिख लेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें साइन थीटा कोस थीटा का मल्टीप्लाई क्या है ये नहीं पता है, इसलिए हम जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में वो यूज करेंगे। क्या गिवन है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू √3। अगर हम इसका स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3। रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगेन हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 3। अब 1 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 आ जाएगा 2, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना आ गया वैल्यू 1, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो LHS है वो आ गया है 1/1 मीन्स 1, ठीक है। ये तो LHS था और यही तो हमारा RHS था जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, तो हमारा प्रूफ हो गया है,
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 और 35 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। चलिए देखते हैं। सोल्व 1 + 4 + 7 + 10 + अप टू x इक्वल्स टू 287। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 में अगर 3 ऐड कर दे 4 आ रहा है, 4 में 3 ऐड कर दे 7 आ रहा है, 7 में 3 ऐड कर देंगे तो 10 आ रहा है, ठीक है, और अप टू x तक है ये। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा हो और x तक टर्म्स को ऐड करके 287 आ रहा है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 से लेकर x तक इस AP में n टर्म्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिख लेंगे 1 और कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा 3 और सपोज टोटल नंबर ऑफ n से x तक n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n/2 2a + n-1 d होता है। तो Sn क्या है, 287 इक्वल्स टू n/2 2 × a मीन्स 2 × 1, तो ये आ जाएगा 2 + n, तो हमें कैलकुलेट ही करना है, और d आ जाएगा 3। तो 2 की मल्टीप्लाई हम 287 में कर लेंगे, तो 287 × 2 इक्वल्स टू n, 2 + 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n-3। इतना सब क्लियर है। अब हम 2 की मल्टीप्लाई 287 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16 17 और 1 हासिल बचा, तो 2 2 × 4 और 1 5। इतना ठीक है, इक्वल्स टू n 3n और ये आ जाएगा 2 - 3 मीन्स -1। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3n² - n और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 574, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 0 = 3n² - n - 574। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके हम रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करना है, 574 × 3 करना है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करके 574 × 3 आ जाए और माइनस करके 1 आ जाए। तो चलिए देखते हैं, 3 × 574 इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 एज इट इज और ये आ जाएगा 287, ठीक है। अब 3 से करेंगे तो ये वाला 3 1 आ जाएगा, तो बचेगा 287। अब क्या करेंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 7 4 = 28 और 7 1 = 7। अब 41 से करेंगे तो 41, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एक नंबर तो हो गया हमारा 41 और 7 3 = 21 × 2 तो 42। तो हम नंबर्स ले लेंगे 41 और 42, तो माइनस करके क्या आएगा 1। तो चलिए लिख लेते हैं, अब मैं रिवर्स करके लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3n² - 42n + 41n - 574 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये -42 + 41 -1 लिखा हुआ है, वही ऊपर था। तो यहाँ पे हम 3n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा n - 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 और यहाँ पे हम 41 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा n - 14 = 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम n - 14 कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म से, तो n - 14, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 3n और यहाँ पे क्या बचेगा सेकेंड टर्म में +41, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअली 0 को पुट कर देंगे, ठीक है। तो n - 14 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा n = 14 और सेकेंड टर्म से आ जाएगा 3n + 41 = 0, तो 3n = -41 और n आ जाएगा हमारा 41/3, ठीक है। तो n हमारा इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, तो 14 एक्सेप्टेबल है, ठीक है, और हमारा n = -41/3 एक इंटीजर नहीं है और नेगेटिव नंबर भी है, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो n = 14 टर्म्स है इस AP में 1 से लेके x तक। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगेन हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये होगा n/2, बट इस बार हम a + l लगाएंगे, मीन्स
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, ये भी एपी का सम का फॉर्मूला होता है। तो अब हमें पता है कि जो ये तो क्लियर ही है 287 SN, बट हमें पता है कि जो n है वो हमारा 14 टर्म्स है, तो हम लिख देंगे 14/2। a क्या है हमारा 1 प्लस l मीन्स लास्ट टर्म है हमारा x। तो आप देखो यहाँ पे ये x में इक्वेशन बन गई है और हम x कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 7 जा 14 और 7 से अगर हम 287 को डिवाइड करें तो ये आएगा 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, तो ये बन गया 41 = 1 प्लस x। और अगर हम 1 लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 41 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 40 = x या x = 40, ठीक है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था x का वैल्यू, तो वो आ गया 40, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। चलिए देखते हैं। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height 6 meter. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flag staff are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the tower. तो चलिए एक फिगर बना लेते हैं इन सब को देखते हुए। तो सपोज टावर की हाइट ये है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है हमारा, तो और इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है और इसकी हाइट कितनी है 6 मीटर। तो चलिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन देख लेते हैं और ये भी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बॉटम का है, फ्लैग स्टाफ के बॉटम का, वो कितना गिवन है 30 डिग्री, और जो टोटल है मीन्स फ्लैग स्टाफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से, वो कितना गिवन है 45 डिग्री। सपोज ये जो टावर है इसकी हाइट हम h एज्यूम कर लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टली ये सपोज x है, मैं इनको नेमिंग दे देता हूँ A B C और D, ठीक है। तो हमारा जो एम है वो h कैलकुलेट करना है, ऑलराइट। तो अब हम क्या करेंगे, BCD ट्राइंगल में ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 30 डिग्री है उसके करस्पॉन्डिंग BC हो जाएगा परपेंडिकुलर और CD हो जाएगा बेस। तो अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस को यूज करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है tan थीटा, तो हम tan थीटा यूज कर लेंगे। तो tan 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो BC जो कि है h और बेस को हमने माना है x, तो tan 30 कितना होता है 1/√3 = h/x। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x कितना आ जाएगा, x × 1 = √3h, ठीक है। इसको इतना ही रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पूरे बड़े ट्राइंगल में देखेंगे, ACD ट्राइंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो 45 डिग्री है इसके करस्पॉन्डिंग AC हो जाएगा परपेंडिकुलर और CD रहेगा बेस, तो यहाँ पे भी हम tan थीटा यूज कर लेंगे, ठीक है। तो tan 45 कितना हो जाएगा यहाँ से टोटल AC, और AC क्या है हाइट h प्लस 6 मीटर, तो इसको लिख सकते हैं h + 6 अपॉन CD क्या है x, तो ठीक है। tan 45 कितना होता है 1 = h + 6 अपॉन x, तो x की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये आ जाएगा x = h + 6, और x की वैल्यू हम √3h पुट अप कर सकते हैं, तो √3h = h + 6। इतना क्लियर है। अब मैं h को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा √3h - h = 6, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं h कॉमन ले लूंगा, तो ये आ जाएगा √3 - 1 = 6, तो h कितना आ गया हमारा 6/√3 - 1, ठीक है। अब √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.73, तो h आ जाएगा 6/1.73 - 1, तो h यहाँ पे आ गया 6/0.73। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो h आ जाएगा 8.22 मीटर्स, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई है 8.22 मीटर्स, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। चलिए देखते हैं।
The median of the following data is 525. Find the values of x and y if the total frequency is 100. ठीक है, तो n तो हमें कितना गिवन है 100 और जो मीडियन है वो 525 गिवन है। तो इसकी हेल्प से हम मीडियन क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो हम ये देखेंगे कि 525 किस क्लास में लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 500 से 600 ये क्लास है, तो 520 इनके बीच में लाई करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो मीडियन क्लास है वो हो जाएगी 500 to 600। ठीक है, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है सभी क्लास के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 में 5 ऐड करेंगे 7 में x ऐड करेंगे तो 7 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स में 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19 प्लस एक्स, 17 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 29, 36 प्लस एक्स और 56 प्लस एक्स। अब y ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई। सिंपल एडिशन है, आपने पहले भी किया होगा। 9 ऐड करेंगे तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई और 7 ऐड करेंगे तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई और लास्ट में 4 फ्रीक्वेंसी है तो इसको ऐड करेंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये जो टोटल हो गई 76 प्लस एक्स प्लस वाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड में कितनी आनी चाहिए जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम पुट कर देंगे 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 100। तो 76 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 माइनस 76, तो ये बचेगा 24। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे और उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे x या y जो भी आएगा। तो मीडियन इक्वल्स टू ये क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, आप पहले भी इनको यूज कर चुके होंगे, पता है कि L N H क्या होता है। तो L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो यहाँ पे क्या है 500, तो मीडियन तो हमें पता ही है 520 इक्वल्स टू 500 प्लस n/2, n हमारा 100 है तो 2/2 करेंगे तो 50 माइनस CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स मीडियन क्लास से जो प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वाली हमें पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 प्लस एक्स, ऑलराइट। और जो F है मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो 20 यूज कर लेंगे इनटू आ जाएगा हाइट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, तो हाइट कितनी है 100 माइनस 0, किसी भी क्लास की हम हाइट फाइंड आउट करेंगे तो सेम आएगी 600 माइनस 500 तो 100 आ जाएगा, तो h आ गया हमारा 100। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, 500 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 525 माइनस 500 इक्वल्स टू 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, तो 5 इंटू और ये जो ब्रैकेट में इसका न्यूमरेटर सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 50 माइनस 36 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 14 माइनस एक्स। ठीक है, 5 से 25 जाएगा 5 टाइम्स तो ये बचा 5 इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और 5 को राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 मीन्स x इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 9 और हमें y कैलकुलेट कर लेंगे इस इक्वेशन से। तो हमें पता है कि जो x प्लस y है वो है 24, तो x की जगह 9 रख देंगे तो 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 24। तो यहां से y कितना आ जाएगा, सोचो 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 24 माइनस 9 कितना आ जाएगा 15। तो हमारा जो x है वो तो आ गया है 9 और y आ गया हमारा
15। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेट 1 का। इसी के साथ हमारा सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। ठीक है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो हमें यहाँ पे 196 के पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो चलिए कर लेते हैं। 196 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 98, फिर 2 से करेंगे तो 49, अब 7 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो 1। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। चलिए इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 का पावर हो जाएगा 2 क्योंकि 2 टाइम्स आया है, और 7 का पावर भी 2। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स बताना है। तो यहाँ पे देखो 2 का पावर कितना है 2 और 7 का भी 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x - m × m + 3। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके आ जाए m × m + 3 और माइनस करके आ जाए 3। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें कांस्टेंट में ही नंबर्स दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें m और m + 3, अगर इन दोनों को हम कंसिडर करें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा m × m + 3, और अगर माइनस कर देंगे तो हमारा m से m कैंसिल हो जाएगा और 3 बचेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ये कैंसिल होगा। तो x² माइनस, अब 3 को हमें कुछ इस तरीके लिखना है m + 3 माइनस m। ठीक है, और माइनस m × m + 3 तो है ही, = 0। तो देखो इस टर्म में बेसिकली ये 3 ही लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, बट इस तरीके से लिखने के बाद अब फैक्टर्स होना पॉसिबल है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, x² माइनस m + 3x, इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस mx, और माइनस m × m + 3 तो है ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहां से हम इन दो टर्म में से x कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे बचेगा माइनस m + 3। ठीक है, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, सोचो आप भी। तो यहां से हम ले सकते हैं m, तो यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस यहाँ से m तो ले लिया तो यहाँ पे बचेगा m + 3। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब x माइनस m + 3 हमारा दोनों में कॉमन है, तो चलिए ले लेते हैं कॉमन इसको। तो x माइनस m + 3 ये तो आ गया कॉमन, और फर्स्ट टर्म से क्या बचा हमारा x। ठीक है, और सेकंड टर्म से बचा m = 0। तो यहां से हम x माइनस m + 3 को अगर 0 के इक्वल पुट करें तो यह आ जाएगा x = m + 3। ठीक है, और अगर x + m को 0 के इक्वल पुट करें तो यहां से आ जाएगा x = -m। तो हमारे जीरोस आ गए हैं -m और m + 3। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y = 3 and 5x + ky + 7 = 0 इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, और नो सॉल्यूशन कब अराइज होता है लाइन के केसेस में, जब दोनों लाइंस पैरेलल हो एक दूसरे के। ठीक है, तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मींस कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन होती है वो मैं लिख देता हूं, वो होती है a1/a2 मींस x के कोफिशिएंट्स का रेशो = b1/b2, ये है y के कोफिशिएंट्स का रेशो, बट नॉट = c1/c2 कांस्टेंट का रेशो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आपने पहले भी इस पे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंगली हम पुट कर देंगे वैल्यूज। तो a1 क्या है, x का कोफिशिएंट मीन 1, और a2 क्या है, x का कोफिशिएंट फ्रॉम सेकेंड लाइन जो है 5 = b1/b2, तो ये हो जाएगा 2/b2 क्या है, y का कोफिशिएंट, और यहाँ पे है k, तो ये आ गया k नॉट =
अब आप देखो कि जो हमारे कांस्टेंट है वो या तो राइट हैंड साइड में होने चाहिए दोनों इक्वेशन में, या लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसमें भी मैं कोफिशिएंट कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा -3 = 0, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साइड ही होने चाहिए, या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे C1 हो जाएगा -3 और C2 क्या हो जाएगा 7। तो चलिए यहाँ से अब क्या करेंगे, हम पहले तो 1/5 = 2/k को कंसिडर करेंगे, और फिर 2/k नॉट इक्वल्स टू -3/7 को कंसिडर कर लेंगे। तो फर्स्ट से क्या आ जाएगा 1/5 = 2/k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, k × 1 हो जाएगा k और 5 × 2 हो जाएगा 10। तो ये तो एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन कहां से आएगी, 2/k नॉट इक्वल्स टू -3/7, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 14 नॉट इक्वल्स टू -3k, और अगर k कैलकुलेट करना हो तो -3 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा k नॉट इक्वल्स टू -14/3। तो अब हम देख लें कि ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे अब देखो k इक्वल्स टू -14/3 गिवन है, ठीक है, बट हमारा k नॉट इक्वल्स टू है, ठीक है, बट हमसे यहाँ पे k की वैल्यूज पूछी गई है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसको सेलेक्ट नहीं करना है। अब हमारे पास ऑप्शन बचा 10, तो यहाँ पे हमारा 10 गिवन है ऑप्शन डी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 0.04 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, x² - 0.04 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 होल स्क्वायर = 0। ये तो सिंपल है। अब आप यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है x² - 0.2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है इसको हम a² - b² से कंपेयर कर सकते हैं, तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है a - b a + b। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं x - 0.2 और x + 0.2, ठीक है। तो ये सिंपली इसके फैक्टर्स हो गए। अब दोनों को इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x = 0.2 और यहाँ से आ जाएगा x = -0.2, या इसको एक साथ लिख सकते हैं +-0.2, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है, ये भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे देखो 0.02 है, बट हमारा वो आंसर क्या है 0.2, तो ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत ध्यान से ऑप्शन लगाने हैं, आंसर निकालने के बाद भी आप ऑप्शन में मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, तो बी केयरफुल। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 1/p 1 - p/p 1 - 2p/p इज, तो हमें पता है कि जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, किसी भी टर्म में से हम प्रीवियस टर्म को माइनस कर देते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंड टर्म ले लेते हैं, चलो 1 - p/p, इसमें से हम फर्स्ट वाला टर्म मीन्स प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/p। तो यहाँ पे हम p एलसीएम ले सकते हैं, तो p यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, और p से डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - p, और यहाँ पे भी क्या आएगा p ही है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा -1। इतना सिंपल है न्यूमरेटर सोल्व करना। तो d क्या आ जाएगा, देखो 1 से -1 कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा -p/p, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो d बचेगा -1। तो चलो अब देख लो कौन सा है ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लेते हैं। द nth टर्म ऑफ द AP A3A 5A इज, तो यहाँ पे हमें nth टर्म का फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, चलिए मैं लिख देता हूं an = a + n - 1 d। मैंने यहाँ पे कैपिटल A और D क्यों लिया है, क्योंकि ऑलरेडी
जो सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें ऑलरेडी स्मॉल ए लिया हुआ है, तो इसलिए मैंने कैपिटल ए ले लिया। तो यहाँ पे जो हमारा एपी का कैपिटल ए है वो क्या है, ए, और जो डी है मीन्स कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, तो 3a माइनस ए तो वो हो जाएगा 2a। तो चलिए डी भी हमारा आ गया और कैपिटल ए भी आ गया है। तो अब nth टर्म कैलकुलेट करना है, तो an क्या हो जाएगा, a की जगह हम स्मॉल a रख देंगे प्लस n माइनस 1, और d क्या है हमारा 2a, तो चलो ये भी पुट कर दो। तो an आ गया है हमारा a प्लस, अब ये जो n है और 2a है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2an माइनस 2a। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2an लिख लेंगे, और ये क्या है a माइनस 2a, तो माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस a। तो यहाँ पे हम a कॉमन ले सकते हैं, आप देख सकते हो, तो यहाँ से बचेगा 2n और सेकेंड टर्म से बचेगा -1। तो क्या आ गया nth टर्म, a इंटू 2n माइनस 1। तो चलो अब देख लेते हैं कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। द पॉइंट P ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो पॉइंट P है x एक्सिस पे वो कुछ ऐसा होगा जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि P है h, 0। ठीक है, y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए ऑन x एक्सिस। अब ये बोला गया कि ये इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम A एंड B। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कंडीशन, PA इक्वल्स टू PB, मीन्स A से भी डिस्टेंस इक्वल है ना, जो PB से है। तो हम क्या कर लेंगे, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो PA कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 है h और x2 है -1, तो ये हो जाएगा h माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y तो 0 ही है और यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इक्वल प्लस में 0 इक्वल टू PB। तो यहाँ पे हम P और B यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो h -5, ठीक है, तो h -5 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट तो 0 है दोनों के, तो ये आ जाएगा 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे जिससे हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और हम ये जो स्क्वायर वाला टर्म है इनको ओपन कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, h प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो है ही h -5 का होल स्क्वायर। चलिए ओपन कर लेते हैं, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था। तो h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10h। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला है, आप कर ही सकते हैं यूज। तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे 2h और -10h। ठीक है, तो -10h को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा 2h और माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस 10h इक्वल्स टू, ये है 25 और 1 को उधर ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 12h इक्वल्स टू 25 माइनस 1, तो ये आ गया 24। तो h इक्वल्स टू 24/12, तो ये आ जाएगा 2। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है या पॉइंट है P, तो इसका वैल्यू कितना आ गया है, h की जगह 2, तो h की जगह 2 और ये आ गया 0, तो P आ गया हमारा 2,0। तो चलिए देख लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3,5 इन x एक्सिस आर। तो हमें क्या करना है, -3,5 का रिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है इन x एक्सिस। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, और ये है -3,5, तो x एक्सिस में नेगेटिव होगा, तो ये हो गया सपोज -3,0 और y एक्सिस में पॉजिटिव 5 यूनिट्स, तो 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 0,5। और अगर इनको हम एक्सटेंड करके ज्वाइन कर दें तो जो ये कॉर्नर होगा ये हो जाएगा -3,5, आप सभी को पता है। ठीक है, तो इसका अब रिफ्लेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना है इन x एक्सिस। तो इसको मान लो एक मिरर है, तो ये जो -3,5 है
तो x कोऑर्डिनेट तो इनका सेम ही रहेगा, और जो ये y कोऑर्डिनेट है 5 यूनिट्स पॉजिटिव में, ये 5 यूनिट्स नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा -3, -5। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। इफ द पॉइंट P 6,2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining A and B in the ratio 3:1, then the value of y is। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं ए बी। तो A कितना है 12,5 और B कितना है 4,y, और हमें इसी y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और जो P पॉइंट है 6,2 वो इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो सपोज यहाँ पे है 6,2। ठीक है, और ये रेशो कितना है 3:1। तो अब हम क्या करेंगे, P का कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी है 6,2, बट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम P का कोऑर्डिनेट अगेन कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें y का वैल्यू भी आ जाएगा, y एक वेरिएबल रहेगा, तो उसकी हेल्प से हम कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 6,2 = तो चलिए अब सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या होता है m1x2, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 4 प्लस m2x1, तो ये कितना है 1 × 12, तो 12/m1 + m2, तो 3 + 1। अब y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 × y मीन्स 3y प्लस 1 × 5/3 + 1 4। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो x कोऑर्डिनेट तो इसमें तो y है ही नहीं, तो y कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 3y + 5/4 = 2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट आ गया। तो अब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो जाएगा 4 × 2 = 8। अब 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3y = 8 - 5 3, तो y = 3/3 मीन्स y = 1। तो हमारी y की वैल्यू आ गई है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। इन गिवन फिगर द लेंथ PB = तो हमें PB की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो चलिए स्मॉल सर्कल को आप ध्यान से देखो, इसमें क्या है कि जो AB है वो स्मॉल सर्कल पे टेंजेंट की तरह है। ठीक है, एट पॉइंट P, और जो OP है वो रेडियस है। तो आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप बिग सर्कल में देखो, स्मॉल वाले को भूल जाओ। तो यहाँ पे जो हमारा AB है वो एक कोड है, और जो OP है वो सेंटर से रेडियस डाला हुआ है। ठीक है, तो OP AB को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा AP = PB। जितना भी AP होगा वही PB आ जाएगा। तो चलिए AP कैलकुलेट कर लेते हैं। इन ट्राइंगल OAP, तो यहाँ पे आप देखो 90 डिग्री के अपोजिट OA हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं OA = AP² + OP²। राइट, तो OA कितना है 5², तो AP हमें कैलकुलेट ही करना है AP² प्लस OP कितना है हमारा 3, तो ये हो जाएगा 3²। ठीक है, तो चलिए ये आ जाएगा 25 AP² प्लस ये आ जाएगा 9। इतना क्लियर है। अब 9 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 25 - 9 = AP²। तो जो AP² आ गया है ये कितना आ गया है 25 - 9 16। ओके, तो AP कितना आ जाएगा हमारा √16, या AP आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो AP हमारा 4 आ गया है, तो उतना ही लेंथ PB का है, तो हम इसको लिख सकते हैं PB also = 4। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं PB = 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, AB = 6√3 सेंटीमीटर, AC = 12 सेंटीमीटर एंड BC = 6 सेंटीमीटर, देन एंगल B। तो सबसे पहले मैं एक रैंडम ABC ट्राइंगल बना देता हूं। तो सपोज कुछ ऐसा ABC ट्राइंगल है ABC।
ए बी की लेंथ कितनी गिवन है 6√3, ए सी कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर और बी सी कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर और हमसे एंगल बी पूछा गया है, सपोज ये थीटा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब साइड्स गिवन हो तो हम चेक करते हैं कि क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो उसके बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल कैसे चेक करें, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है वो AC है, तो AC स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर शुड बी इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो चलिए लिख लेते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना होगा 12 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर इक्वल्स टू AB मीन्स 6√3 का स्क्वायर प्लस BC मीन्स 6 स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई हमारी 144, तो राइट हैंड साइड भी अगर 144 आ गई तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। चलिए देखते हैं 6 स्क्वायर मीन्स 36 इंटू 3, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस 6 स्क्वायर मीन्स 36। तो चलिए यहां से अगर मैं 36 कॉमन ले लूं, दोनों में कॉमन है तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये बन गया है 36 इंटू 4। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देखो कितना आ रहा है 4 6 जा 24 2, तो 4 3 जा 12 और 144। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी लॉन्गेस्ट साइड है AC और लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है हाइपोटेनस होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये A हो गया C और ये B, हाइपोटेनस के अपोजिट जो ये एंगल होगा ये कितना होगा 90। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एंगल AB विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का और पार्ट देखेंगे। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर। तो चलिए पहले दो ट्राइंगल्स में बना लेता हूं और ये सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है। सपोज दिस इज ABC, दिस इज PQR। तो सिमिलर होने के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी है साइड्स के करस्पॉन्डिंग, तो ये क्या होना चाहिए AB अपॉन PQ, ठीक है, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। तो ये कंडीशन कब होती है सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए। तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, हम लिख देंगे प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जब भी प्रोपोर्शनल होगी साइड्स दो ट्राइंगल्स की तो वे क्या हो जाएंगे सिमिलर। अगर यहाँ पे साइड्स की जगह एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल्स क्या हो जाते हैं इक्वल। सपोज दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज फाई, दिस इज फाई एंड दिस इज सपोज गामा, सो दिस इज ऑल्सो गामा। तो एंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स आर इक्वल फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व कर लेते हैं। In figure, the angles of depressions from observing positions O1 and O2 respectively of the object A are। तो हमें क्या करना है O2 से एंगल ऑफ डिप्रेशन कैलकुलेट करना है ऑफ पॉइंट A और O1 से भी एंगल ऑफ डिप्रेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे सच दैट इट इज पासिंग थ्रू O2, ठीक है। तो लाइक दिस हम लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें पता है कि जो AB है और ये लाइन है ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं O2A इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए ट्रांसवर्स लाइन हो गई, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो 45 डिग्री हो है यही ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो O2 से एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली हम AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे सच दैट इट इज पासिंग थ्रू O1। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। अब ये दोनों पैरेलल हैं और O1C परपेंडिकुलर है इन दोनों के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ऑल राइट। तो 90 डिग्री टोटल एंगल हो गया है CO1। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये 60 है तो ये कितना बचेगा यहाँ पे
30 डिग्री, ठीक है। 30 + 60 90 होता है। तो हमें अब बताना है O1 से कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। फिर O2 से पूछा हुआ है तो ये है 45 डिग्री, तो यहाँ से O2 से आ जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। If sin A plus sin square A equals to 1, then find the value of the expression cos square A plus cos की पावर 4A। तो जो हमें गिवन है कंडीशन sin A plus sin square A equals to 1, इसकी हेल्प से हम कुछ सोल्व करेंगे और फिर उस वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन सोल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो sin A और जो ये sin स्क्वायर है इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए इक्वल्स टू, अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर आपको नहीं भी याद है इसको याद रखना चाहिए। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड लेके चला जाऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इधर बच जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो वही मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सॉल्यूशन हो गया है। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो चलिए देखते हैं। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a, तो कोस स्क्वायर ए की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं साइन ए, तो चलिए लिख देते हैं साइन ए प्लस इसको क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पावर 4 ही अल्टीमेटली, बट इससे बेनिफिट ये हुआ कि कोस स्क्वायर ए की जगह हम साइन ए लिख सकते हैं। तो चलिए साइन ए प्लस, अगर यहाँ पे साइन ए लिखेंगे तो स्क्वायर है बाहर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन डिड्यूस हो गया है। अब आप ध्यान से देखो कि जो हमें गिवन था साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए वही तो आ गया है और उसकी वैल्यू 1 है। तो चलिए यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। इस तरीके से हम सोल्व कर लिए हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व कर लेते हैं। In figure is a sector of circle of radius 10.5 cm. Find the perimeter of the sector. तो हमें OA, OB और AB को ऐड कर देना है तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो OA तो हमें पहले ही पता है ये रेडियस है तो 10.5 और OB भी रेडियस है, तो हमें AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन्स आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे आर्क लेंथ इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सबको याद होगा, आपने यूज भी किया होगा ये फॉर्मूला। तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री यहाँ पे गिवन है और अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की जगह हो जाएगा 22/7 और आर रेडियस, तो ये कितना है 10.5। चलिए तो 60 से 360 जाएगा 6 टाइम्स और 2 से 6 चला जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। अब इस 3 से हम कट कर देंगे 10.5, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। और 7 से भी 3.5 को कट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 0.5, तो 22 इंटू 0.5 ये कितना आ गया है 22 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 और पॉइंट है तो 11 और यूनिट क्या है यहाँ पे सेंटीमीटर। तो हमारा जो आर्क लेंथ है वो कितना आ गया है 11 सेंटीमीटर। तो अब पेरीमीटर लिख लेते हैं, चलो तो कितना हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5, ये तो हो गया OA प्लस OB प्लस आर्क लेंथ विच इज 11, तो ये आ जाएगा 21 प्लस 11, तो पेरीमीटर आ गया हमारा 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व करते हैं। इफ अ नंबर x is chosen at random from the numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, then find the probability of x square less than 4। तो हमारा जो ये नंबर है इसमें से चूज करना है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है x की पॉसिबल वैल्यूज जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो चलिए देख लेते हैं x इक्वल टू क्या क्या होगा। तो अगर हम -3 का स्क्वायर कर दे तो आएगा 9 और 9 4 से छोटा नहीं है, तो इसलिए -3 हमारा x का पॉसिबल फेवरेबल आउटकम नहीं होगा। और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा,
बट हमें चाहिए लेस देन 4, नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो 4 से छोटा है, तो इसलिए हमारा जो फेवरेबल नंबर है वो आ गया है -1, ठीक है। और क्या हो सकता है, 0 भी होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 विच इज लेस देन 4, और अगेन 1 भी होगा, ठीक है। और जो 2 और 3 तो इनके स्क्वायर हो जाएंगे 4 और 9, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे फेवरेबल नंबर्स हो गए -1, 0 और 1। तो चलिए अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले जो फेवरेबल नंबर्स है उनका नंबर कितना है, मतलब काउंट कितना है, तो 1 2 3, तो 3 अपॉन जो सैंपल स्पेस का काउंट है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 3/7, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का और पार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली टेकन लीप ईयर हैज 52 संडेज। तो नॉर्मली किसी भी ईयर में 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड कर दूं, 7 मीन्स नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक है। तो ये आ जाएगा 52/7, ठीक है। तो यहां से आप क्या देख सकते हैं कि जो 52 है ये तो हो गई नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर, तो 52 वीक्स मीन्स 52 संडेज कंप्लीटली, तो हमें 52 संडेज ही चाहिए। बट जो ये एक्स्ट्रा 2 डेज हैं इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वो देख लेते हैं। तो क्या हो सकता है कि संडे मंडे हो जाए दोनों दिन, या फर्स्ट डे मंडे हो जाए और सेकंड डे ट्यूसडे। तो सारे के सारे हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। हो सकता है कि ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए, या वेडनेसडे थर्सडे हो जाए, ठीक है, या थर्सडे फ्राइडे हो जाए, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और लास्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है सैटरडे संडे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी कौन सी है, 2 डेज की। बट हमें 52 संडेज चाहिए जो हमारे 52 वीक्स में कवर हो गए हैं। तो इन 2 डेज में संडे वाला कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। तो जो ये 5 डेज है, 5 कॉम्बिनेशंस है, ये पॉसिबल है। अगर ये हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ 52 संडेज होंगे। बट अगर ये वाला भी हमने कंसिडर कर लिए तो 53 संडेज हो जाएंगे, जो अनएक्सेप्टेबल है। तो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ 52 संडेज इन अ लीप ईयर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए मैं लिख देता हूं 52 संडेज, ठीक है। तो ये कितना होगा प्रोबेबिलिटी। अब देखो जो हमारा फेवरेबल आउटकम या पॉसिबल आउटकम्स है वो तो है ये, तो ये कितने हो गए 5, और जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज इन अ लीप ईयर कितनी हो जाएगी 5/7, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस 10 to 25 एंड 35 to 55। तो ये क्या है, 10 to 25 मीन्स 10 है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास और 25 है अपर लिमिट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो क्लास मार्क क्या होगा, ये होता है जैसे हम XI कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में। तो हम क्या कर सकते हैं, जो XI होगा फॉर दिस, तो ये क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास अपॉन 2। हमने सोल्व किया है पहले भी, तो ये आ जाएगा XI इक्वल्स टू 10 + 25 मीन्स 35/2। तो XI आ जाएगा 17.5, ठीक है। इसी तरीके से हम 35 to 55 का भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, 35 + 55/2। तो ये क्या आ जाएगा 35 + 55, ये आ जाएगा 90/2। तो ये सोल्व करके आ जाएगा 45। तो 17.5 एंड 45 इन दोनों क्लासेस के क्लास मार्क्स हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो चलिए सबसे पहले डाई को जब थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है वो देख लेते हैं। तो क्या क्या होते हैं, सैंपल स्पेस एस से डिनोट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर देख लेते हैं कौन कौन से हैं इन नंबर्स में। तो प्राइम नंबर को मैं चलिए लिख ही देता हूं। प्राइम नंबर क्या क्या होंगे, पहले तो 2 हो जाएगा, 3 एंड 5। तो हमारा जो पॉसिबल
आउटकम्स है वो तो हो गए 6, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और जो फेवरेबल आउटकम्स है मींस प्राइम नंबर वो कितने हो गए 3। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन थ्रोइंग अ डाइस, ये हो जाएगा 3/6, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करते हैं। अ टीचर आस्क्ड 10 of his students to write a polynomial in one variable on a paper and then to hand over the paper. The following were the answers given by the students. तो ये कुछ polynomials है जो students ने लिख दिए। Answer the following questions. First है how many of the above 10 are not polynomials. तो जो polynomials नहीं है उनके numbers बताने हैं, ठीक है, कितने हैं वो। How many of the above 10 are क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो इनमें से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है वो बताने हैं। तो जो पॉलिनोमियल्स नहीं है उनको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसको मैं रेक्टेंगल में डाल दूंगा। तो चलिए देखते हैं 2x + 3, तो ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है। अब सेकंड आता है 3x² + 7x + 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है। तो चलिए इसको मैं रेक्टेंगल में डाल देता हूं। 4x³ + 3x² + 2, तो ये क्या हो गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि x की पावर 3 है, और यहाँ पे है x³ + √3x + 7, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की पावर में 1/2 है, तो पावर पॉलिनोमियल की हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में, ठीक है। अब देखते हैं 7x + √7, तो एक तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि x की पावर 1 है। यहाँ पे 5x³ - 7x + 2, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, पावर 3 है, और यहाँ पे 2x² + 3 - 5/x, तो अब देखो यहाँ पे जो x है उसकी पावर नेगेटिव हो गई है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है या कहूँ मैं डिनोमिनेटर में है, तो इस कारण से ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसको भी मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। 5x - 1/2, तो ये क्या हो गया एक लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए आगे देखते हैं ax³ + bx² + cx + d, तो ये क्या हो गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि पावर यहाँ पे कितनी है x की 3, और लास्ट में क्या है x + 1/x, तो यहाँ पे 1/x के कारण यहाँ पे पावर हो गई है नेगेटिव, मीन्स पावर 1 हो गई है, तो इस कारण से ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो चलिए अब हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल्स कितने हैं चलिए देख लेते हैं, अंडरलाइन वाले 1, 2 और 3, तो ये तो कितने हो गए हैं 3। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो मैंने रेक्टेंगल डाल दिया था, तो ये कितना है 1। तो इस तरीके से आप हमेशा आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व कर लेते हैं। इन फिगर ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersects BC at O, show that area of triangle ABC upon area of triangle DBC equals to AO/DO। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम BC का एरिया कैलकुलेट करना है ABC का, तो इसके लिए मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, सपोज ये पॉइंट है P, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BC, ये है ना, और हाइट हो जाएगा हमारा AP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। तो DBC के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन परपेंडिकुलर डाल देते हैं BC पे, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, सपोज ये पॉइंट है M, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 और बेस आ जाएगा BC और हाइट क्या आ जाएगी MD। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BC से BC कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो AP अपॉन MD, ये क्या आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ठीक है। तो चलिए यहां तक हमें पता चल गया है, बट हमारे पास AP अपॉन MD आया है और हमें क्या लाना था AO अपॉन DO, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो APO
और एमओडी ट्राइंगल्स हैं, इनको सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे और फिर एपी अपॉन एमडी और एओ अपॉन ओडी इसको हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो इक्वल होंगे। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि एंगल एपीओ कितना है 90 डिग्री और ये किसके इक्वल होगा, एंगल डीएम हो गए क्योंकि वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ईच 90। और अब आप देख सकते हैं कि जो एंगल एओपी है ये किसके इक्वल होगा, एंगल एमओडी के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। तो हम लिख सकते हैं एंगल एओपी इक्वल टू एंगल एमओडी और रीजन में लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं कि दो एंगल अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में सेम हो जाते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, उनको सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल एओपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एमओडी। ठीक है, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एपी अपॉन डीएम इक्वल्स टू एओ अपॉन डीओ, एओ अपॉन डीओ। ठीक है, तो हमारा जो एरिया आया था रेशो, एरिया का रेशो वो आया था एपी अपॉन एमडी या डीएम, तो यही किसके इक्वल है, एओ अपॉन डीओ के। तो हम यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी इज इक्वल टू एओ अपॉन डीओ। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो आ गया, इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है।